सो हेलो गाइस, संजीव भैया थर्ड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी कानपुर। आज हमारे साथ हैं श्रुति बंसल आईआईटी बॉम्बे से। सो आज ये आप लोगों के साथ अपनी आईआईटी जेईई के लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रेटजी शेयर कर रही होंगी और साथ ही साथ इनके आईआईटी जेईई के एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होंगी। तो श्रुति, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट So, कीजिए। hi guys, my name is Shruti and I am currently third year undergrad in chemical engineering at IIT Bombay. सो श्रुति, सबसे पहले आप अपना जो लास्ट के 2 मंथ का एक्सपीरियंस था ना, अब वो लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रेटजी थी कि आपका प्लान क्या था, कितने टाइम कैसे क्या पढ़ती थी, कितने मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया दीजिए। सो लास्ट के 2 मंथ्स में जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना है एंड रिवीजन पे फोकस करना है। लाइक मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ रिवीजन। सो मेजर मेरा फोकस होता था कि एक वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो मैं दूँ। मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ बाय कर रखी थी एंड जो मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट था उसकी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी थी। सो मेजरली जो भी उनका शेड्यूल होता था उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट देती थी एंड उसके अलावा फॉर जेईई मीन्स एनटीए अभ्यास ऐप से भी मैं कुछ ना कुछ टेस्ट देती रहती थी फॉर माई ओन रिवीजन। उसके अलावा मेरा मेजर फोकस रहता था कि मैं जो चैप्टर्स हैं उनको नोट्स के थ्रू रिवीजन ज़रूर करूँ। लाइक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम ओनली मैंने नोट्स इस तरीके से ही बनाए थे कि वो रिवीजन में मुझे काफ़ी हेल्प कर सके। रिवीजन को माइंड में रख के ही मैं नोट्स बनाती थी। नोट्स के अंदर ही मैंने जो रिविजनल क्वेश्चंस थे उनको मार्क कर रखा था, या फिर जो भी मैं क्वेश्चन से सीखती थी वो मैंने नोट्स में ही इंक्लूड कर रखा था, लिख रखा था। सो जब भी मुझे एक चैप्टर रिवाइज करना होता था तो मैं पूरा नोट्स ही एक बार गो थ्रू कर लेती थी एंड वो चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाता था। सो अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो भी चैप्टर मुझे वीक लगता था उसको मैं उसी टाइम पे रिवाइज करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाती थी। सो लास्ट के 2 मंथ्स का जो मेरा मेजर फोकस था वो पॉलिश करने पे था, जो मैंने ऑलरेडी लर्न कर चुका था उसको। ओके। सो बट यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जिन जो भी इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर रखे हैं उनका सिलेबस 60% हुआ है। सो उन्हें क्या करना चाहिए, लाइक उन्हें उनकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि 60% सिलेबस हुआ है और 2 मंथ बच्चे हुए हैं, तो उन्हें सिलेबस 60% फोकस करना चाहिए या आगे जो सिलेबस चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी जो तुम्हारा 60% सिलेबस हुआ है उसको पहले अच्छे से पॉलिश करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर फॉर जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट अगर हम 60% सिलेबस को अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी का बचता है हमारा 40% जो हम बाद में कर सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूट के साथ में चल के हमें थ्योरी एटलीस्ट कंप्लीट कर लेनी चाहिए कि हमको थ्योरी आती है जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल पे। जस्ट हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाया उस 40% का, या फिर जो भी चैप्टर करंटली चल रहा है उनका। एंड जो 60% है वो तुम्हारा काफ़ी अच्छे से होना चाहिए कि उसकी थ्योरी प्लस उसके जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल पे सॉल्व हो रखे हो। सो मेजर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है वो 60% को जाना चाहिए एंड जो करंट चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ नोट्स एंड थ्योरी पोर्शन रिवाइज होना चाहिए कि मुझे नोट्स एंड थ्योरी में कोई इशू नहीं है, बस अगर मैंने थोड़ा टाइम प्रैक्टिस पे दिया तो वो चैप्टर्स भी मेरे अच्छे हो जाएंगे। सो मेजर फोकस 60% को अभी के लिए पॉलिश करने के लिए होना चाहिए ताकि एटलीस्ट वो तुम्हारे बकेट में हो। ओके। सो लाइक अभी सबसे प्रॉब्लम आती है ना कि जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो करंट में जो चीज़ चलती है उनकी डीपीपी लगानी पड़ती है और मॉड्यूल लगाने पड़ते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता हमें जो हमारा 60% है उसे रिवाइज करने के लिए। सो क्या तुम अपना टाइम टेबल शेयर कर सकोगे कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या था, इंस्टीट्यूट का टाइम क्या था, उसके बाद तुम कितने टाइम कैसे अपना डिवाइड किया था स्टडी के लिए? सो मैं लास्ट के 2 मंथ्स की बात करूँ तो मैं मेजरली इंस्टीट्यूट में ही रहती थी फ्रॉम 9 AM to 7 PM अराउंड। सो जो भी हमारी 3 to 4 आवर्स की ही क्लासेस होती थी, तो जो ये 3 to 4 आवर की क्लासेस हैं इसी में मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो उसी के साथ में मेरे माइंड में एब्जॉर्ब होता रहे। एंड उसके अलावा हम लोगों को 1 घंटा और मिलता था। सो उस 1 घंटे में मैं थोड़ा जितना भी पढ़ाया है, जितने भी 2 3 3 4 जितने भी पेजेस पढ़ाए हैं उन पेजेस को वहीं के वहीं रिवाइज़ कर लूँ। एंड उसके बाद जो भी हमारा रेस्ट गैप होने के बाद जो मैं प्रैक्टिस टाइम मिलता था उस प्रैक्टिस टाइम में मैं या तो PYQs पूरा लगाती थी या फिर जो चैप्टर्स जो 60% में इंक्लूड होते हैं जो मेरे वीक हैं उनको मैं प्रैक्टिस करती थी थ्रू PYQs या फिर जो भी मेरे पास DPPs है उनके अकॉर्डिंग या बुक से। बाकी जो करंट के जो चैप्टर्स है उनका सिर्फ मैं थ्योरी ही रिवाइज़ कर रही थी या फिर जो टीचर्स क्लास में क्वेश्चन करवा रहे थे बस उतना। उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करती। घर पे आके भी मैं बस वही चैप्टर्स मैं उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ती थी जो मेरे पहले बहुत पहले हो चुके हैं, मुझे लगता था उनको रिवीजन की ज़रूरत है। सो उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ती थी, फिर आगे और उन्हीं के क्वेश्चंस लगाती थी आके। बट जो चैप्टर जो करंटली चल रहे होते थे उनको मैंने थोड़ा सा बैक सीट पे ही रखा हुआ था फॉर दीज 2 मंथ्स एटलीस्ट। ओके। सो लाइक तुम्हारा 9 to 7 तुम कोचिंग में मतलब कि स्टूडियो में ही थी, तो वो उसी टाइम पीरियड में तो जो भी करंट में चल रहा था उसका जो भी पढ़ाया वो रिवाइज तुरंत कर लिया और घर पे आके तुम्हारा मेन काम रहता था कि जो लास्ट का है उसे रिवाइज करना और उसी को प्रैक्टिस करना, राइट। ठीक है ना? ओके। राइट। सो लाइक तो तुम्हारा मतलब कि बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि उनका भी यही रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है
इंस्टीट्यूट 6 से 7 घंटे का रहता है, उसके बाद रूम पे आके, तो उन्हें क्या, उनका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, थोड़ा वेरीफ आइडिया वैसे उनका टाइम टेबल के हिसाब से। उन मुझे ये लगता है कि तुम जितना पढ़ रहे हो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। लाइक अगर तुम्हारा जेई मीन्स अभी के लिए फोकस है तो जेई मीन्स लेवल पे तुमने जितना पढ़ चुका है एटलीस्ट वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में ऐसा होगा कि जो पहले कर रखा था ना उससे क्वेश्चन हो पाएंगे, और ना ही जो अभी चल रहा है उससे ही क्वेश्चन हो पाएंगे। सो वहाँ पे ब्लंडर क्रिएट होता है। पहले तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं तुम्हारे, उनको पॉलिश कर लो ताकि वो तुम्हारे कभी वीकनेस नहीं बनेंगे। उसके बाद जो तुम्हारे न्यू टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके अपने बकेट में डालते रहो कि हाँ आज मैंने एक और ये न्यू टॉपिक मेरे बकेट में ऐड हो गया है, अब इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा। देन अगर दूसरे दिन फिर तुमने कुछ टॉपिक्स अपने बकेट में डाल लिए। लाइक वो प्रोसेस होना चाहिए कि तुम हर दिन अपने बकेट को फिल करते जा रहे हो विद टॉपिक्स, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। अब वो टॉपिक तुम्हारा 60% सिलेबस जो पहले हो चुका है उससे भी हो सकता है, 40% जो भी चल रहा है उससे भी हो सकता है, पर तुम्हें टॉपिक्स इकट्ठे करने हैं। ओके, तुम्हारे कहने में मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ना कि चैप्टर्स, हेडिंग्स की बात कर रही हो ना, जो चैप्टर्स में टॉपिक्स होते हैं उनकी बात ना। ओके, तो यहीं पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि लाइक भी बहुत से बच्चे हैं, तो उनको क्या फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए या सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिनका 60% सिलेबस हुआ है या उससे कम हुआ है। जिनका अभी कम सिलेबस कवर हुआ है उनका जो मेन गोल होगा वो तो सेकेंड अटेम्प्ट ही होगा। जो उनका डिज़ायर्ड परसेंटाइल है, रिजल्ट है, वो उनको सेकेंड अटेम्प्ट में ही मिलेगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट को उन्हें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट उनको एक उनकी पिक्चर दिखाएगा कि वो अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका जो पेपर अटेम्प्ट करने का जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, कितना प्रेशर वो ले पाते हैं, एंड जितना उन्होंने पढ़ रखा है उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको अभी अपने आप को उतने पोर्शन में ही जज करना है कि जितना उन्होंने पढ़ रखा था वो क्या वो अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। तो उनके लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो, ताकि वो अपना इम्प्रूवमेंट दिखा पाए। बट उनका जो डिज़ायर्ड परसेंटाइल है वो उनको वो अटेम्प्ट 2 में ही देखने के लिए मिलेगा। सो लाइक तुम्हारी लास्ट जो तुम्हारा मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी कैसी थी, कि जैसे तूने बताया कि लास्ट के 2 मंथ में अपना मेन फोकस रिवीजन पे देना चाहिए, और रिवीजन में भी हमें अपने नोट्स और प्लस मॉक टेस्ट को देना चाहिए। सो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ टाइम पहले ही अपनी स्ट्रेटजी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक्चुअल एग्जाम में जाके जब एक्चुअल एग्जाम देंगे तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे होंगे। तो तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो मेरा मॉक टेस्ट था उसको मैं जनरली इस तरीके से अटेम्प्ट करती थी कि मैं पूरा जो टाइम स्लॉट होता है उसको 45 मिनट्स के 4 स्लॉट्स में डिवाइड करती थी। फर्स्ट स्लॉट में मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करती थी। केमिस्ट्री नॉर्मली ईजी आती है तो 30 मिनट्स में आराम से हो जाती है। उसके बाद भी जो टाइम बचता है उसको या तो तुम केमिस्ट्री में लगा सकते हो या फिर वो टाइम यूज़ करके तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हो, जैसे कि मैं मैथ्स में स्विच करती थी। नाउ मैथ्स के लिए भी तुम्हारे पास 45 मिनट्स हैं। उस 45 मिनट्स में एक बार तुम पूरा मैथ्स गो थ्रू कर सकते हो, जितने भी ईजी एंड मीडियम क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हो। एंड देन आई यूज़ टू स्विच टू फिज़िक्स, उसको मैं नेक्स्ट 45 मिनट्स देती थी, एंड जितने भी मैं उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी उतने कर लेती थी। जो लास्ट के 45 मिनट्स बचते हैं उसमें मैं वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी जो कि मैंने पहले छोड़ दिए थे मार्क करके कि ये क्वेश्चन हो सकता है बट मुझे वापस आके देखना पड़ेगा, शायद ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उनको मैं लास्ट के 45 मिनट्स में अटैम्प्ट करती थी। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी भी स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे। सो मेरी स्ट्रेटजी कैसी थी, मैं सबसे पहले मैं केमिस्ट्री उठाया करता था, और इस मेरा ये डिसाइड नहीं था कि मेरे को 45 मिनट देने हैं 30 मिनट देने हैं। तो ये था केमिस्ट्री के सबसे जो ईजी क्वेश्चन है मेरे को सबसे लाइक 30 मिनट के अंदर जितने भी ईजी क्वेश्चन है उतने मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद मैं तुरंत फिजिक्स पे जंप करूँगा और फिजिक्स में जितने भी ईजी क्वेश्चन है वो करने हैं, देन मैथ पे। इस तरह से मैं 3 में जंप कराया करता था कि पहले एक बार ऐसे कर लिया केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, एंड फिर मैं केमिस्ट्री पे आया करता था। उसके बाद जो उससे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन थे जो नहीं बनते थे वो सॉल्व करता था। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री में यही मैथ में यही करता था। लाइक तुम्हारी स्ट्रेटजी और हमारी स्ट्रेटजी, तो कौन सी स्ट्रेटजी बच्चों के लिए अधिक वर्क करेगी, और तुम्हारी स्ट्रेटजी बच्चों को वर्क करेगी, कितना वर्क करेगी, कि सबके लिए वर्क करेगी या कुछ ही बच्चों के लिए वर्क करेगी। कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती जो यूनिवर्सल हो एंड सबके लिए वर्क कर पाए। सबको खुद इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेटर काम कर रहा है। जैसे कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं जो जनरली टाइम का ध्यान नहीं रख पाते हैं एंड मिस कर देते हैं किसी पोर्शन को अटैम्प्ट करना, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि फिजिक्स ईजी आई थी या मैथ्स ईजी आई थी, मैं अगर उसको पहले अटैम्प्ट करता तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। उनके लिए ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी ताकि वो सारे पोर्शंस को इक्वली टाइम दे के एक बार गो थ्रू कर पाएँ। एंड अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि
टॉगल नहीं कर सकता सब्जेक्ट्स के बीच में, या फिर अगर वो एक बार मैथ्स स्टार्ट कर दिया है तो बार बार स्विच नहीं कर सकता मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे करके। तो उसके लिए मे बी ये स्ट्रेटजी काम ना करे। वो 45 मिनट्स के बाद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा कि दूसरे सब्जेक्ट में चला जाए। उसका जो माइंड है वो फिर भी मैथ्स में ही घूमता रहेगा। सो उसके लिए शायद ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाएगी। तो एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर पा रही है वो। हाँ, ये आपने सही बताया, क्योंकि ऐसे मेरे केस में क्या था कि मेरे को टाइम पता था कि मेरा टाइम बाउंड था, मैं क्या हाँ इस टाइम पे मेरे को जंप करना है तो जंप करना है, अब उसमें कुछ भी हो जाए। बट जैसे तूने बोला जो बच्चे नहीं कर पाते, जो नहीं चेंज कर पाते सब्जेक्ट को, तो उनके लिए स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी ये वाली। सो उन्हें अपने आप देखना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट देख के समझ में आ जाता है ना कि स्ट्रेटजी कौन सी वर्क करेगी नहीं करेगी। सो यहीं पे एक और क्वेश्चन ऐड हो गया है कि मॉक टेस्ट तो दे दिया अब, और उसका एनालिसिस कैसे करना है, और तुम कैसे क्या करते थे एनालिसिस अपने मॉक टेस्ट में? लाइक जो मेरे सर थे वो ये कहते थे कि अगर तुम्हें 3 घंटे टेस्ट को दिए हैं तो कम से कम तुम्हें उसका आधा टाइम तो एनालिसिस में देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज अगर तुमने टेस्ट दिया है उससे कुछ सीखा ही नहीं तो वो टेस्ट ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि तुम्हारा जो मॉक टेस्ट हैं वो तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, दे आर नॉट योर फाइनल टेस्ट। सो उससे लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक अलग ही डायरी बना रखी थी, उसमें मैं एनालिसिस अपना करती थी कि मेरा पर सब्जेक्ट कितने नेगेटिव हुए हैं, कितने मैंने गलत क्वेश्चंस किए हैं, टोटल मेरे कितने नेगेटिव हुए हैं, कितना परसेंटेज मैंने पेपर सही सॉल्व किया है। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन में मैंने क्या गलती करी है, हर एक क्वेश्चन में मैंने क्या गलती करी है, एंड किस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट नहीं करा तो उस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा है, वो सब मैं क्वेश्चन नंबर डाल के वहीं पे लिख देती थी, ताकि बिफोर गिविंग नेक्स्ट टेस्ट मैं एक बार वो एनालिसिस रिवाइज कर लूँ एंड अपने नेक्स्ट टेस्ट में वो गलतियाँ दोबारा से रिपीट ना करूँ। सो इस तरीके से मैं अपना एनालिसिस करती थी। तो जैसे तूने बोला कि तुम इतना लिखा करते, तो एक्चुअल में किया था ये मतलब कि वापस रिवाइज किया था अगले मॉक टेस्ट देने से पहले? अरे हम कर लेते फिर उसके बाद तुरंत भूल जाते हैं, वापस नहीं करते हैं। तो तुमने किया था नहीं किया था? हाँ, मैंने प्रॉपरली किया था। लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और तुमने क्योंकि खुद से अपने हाथ से लिखा होता है ना, अगर तुम इतना फ्रिक्वेंटली टेस्ट दे रहे हो, अगर एक वीक में 2 टेस्ट दे रहे हो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइज़ करने के लिए, एंड ज़्यादा होते भी नहीं है। स्टार्टिंग में तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे लिखने के लिए, उसके बाद उतने होंगे भी नहीं, एंड तुमने सिर्फ की पॉइंट्स लिखना है कि हाँ मेरे से ये गलती हो जाती है कि मैं गलती से गलत ऑप्शन मार्क कर देता हूँ। लाइक मेरा आंसर तो सही आया था पर मैंने गलती से मैं उसमें ज़्यादा हरी कर रहा हूँ, तो फिर तुम वो चीज़ ध्यान से करोगे नेक्स्ट पेपर में मार्क करने से पहले, या जो भी जिस तरीके से जो भी मिस्टेक करता है वो इंसान वो अपने दिमाग में लेके जाएगा नेक्स्ट टेस्ट में। सो मैं तो रिवाइज करती ही थी एक बार। तो वो मैं भी क्या, जैसे कुछ लोग होता है ना, जैसे कि एकदम जब प्रोक्रास्टिनेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, छोड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वो हो नहीं पाता है ना। सो तुम कहते थे अच्छा मैं भी क्या करता था। सो अब अच्छा ये बताओ कि तुम्हें लास्ट जो एग्ज़ाम से पहले 2 दिन या 10 दिन पहले तुमने क्या किया था, लाइक वहाँ पे क्या किया था? क्योंकि बहुत वैसा टाइम होता है वहाँ पे, बहुत प्रेशर होता है कि अब बस 10 दिन बचे हो तो अब क्या करना है, 2 दिन बचे हो अब क्या करना है। सो वो टाइम तुमने कैसे मैनेज किया, उसमें क्या क्या किया था? जो लास्ट के 10 दिन थे उसमें मैंने मॉक टेस्ट देने बंद कर दिए थे, बिकॉज मॉक टेस्ट में अगर तुम ख़राब परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है कि तुम तो ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, पता नहीं क्या होगा पेपर में। सो लास्ट के 10 डेज़ में मैंने मॉक टेस्ट देने बंद कर दिए थे, एंड सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस रखा था कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स की थ्योरीज एटलीस्ट पूरी रिवाइज़ करनी है। सो लास्ट के 10 डेज़ में मैं मेजरली रिवीजन पे ही फोकस कर रही थी, और कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ ऐसा बल्कि काम नहीं उठाया था, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ में कुछ नहीं हो सकता ऐसा खास। पर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो लास्ट के डेज़ में करोगे तभी तुम्हें याद रहेंगे, लाइक बायोमोलिक्यूल्स है या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो वैसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन पे मैं लास्ट के 10 डेज़ पे मैंने फोकस किया था मेजर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग फ्यूचर में गेट का एग्जाम देना चाहते हो, या अभी आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो गेट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप सब लोगों के लिए PW ने लॉन्च किया है गेट वाला। अब गेट वाले पे आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा एक टीम ड्रोन बनाई गई है जो कि गेट के हर सब्जेक्ट को टैकल कर रही होगी। गेट वाला से मिलेगा आपको बेस्ट रूटीन टू क्रैक गेट, ESC, PSU, इसरो, स्टेट एग्जाम एंड मैनी बोर्ड, और आप लोग ले सकोगे अपने ड्रीम कॉलेज में एंट्री। और अभी गेट वाले पे 2 बैचेस चल रहे हैं, पराक्रम बैच जो कि 2024 वालों के लिए, और श्रेष्ठ बैच जो कि 2025 वालों के लिए। और जो स्टूडेंट्स गेट 2023 में देना चाहते हैं तो उन सब लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है गेट वाला के मेन यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपके मैकेनिकल, सिविल, EEC और CSC वाले बच्चों के लिए। और गेट वाले के 2 यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल, सिविल और अदर ब्रांच वालों के लिए, और दूसरा चैनल है जो कि EE मतलब कि 32 और ESC और CSC वाले बंदों के लिए। सो आप लोग जाके यहाँ पर फ्री क्रैश कोर्स 2023 में देना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। और यदि आप लोगों को हमारे कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे कि पराक्रम और श्रेष्ठ बैच ज्वाइन करना है, तो हमारा कोड है YESAN500। इस कोड को लगाने से आप लोगों को 500 पॉइंट्स का डिस्काउंट मिल रहा होगा। जल्द से जाइए, आप लोग एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए, और कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना। सो अब वापस आते अपने वीडियो पे। और मैं अब यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगी कि तुम्हारा एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, कि जब पहली बार तुमने एग्जाम दे दी मेन का, वो एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे?
क्या प्रेशर था, कितना प्रेशर था और इन्वायरमेंट कैसा था, थोड़ा उसके बारे में दिखाइए। तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें थोड़ा कम प्रेशर था, बिकॉज़ मेरे को पता था कि सिलेबस उतना ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं हुआ है। सो मुझे ये टेस्ट में मैं अपना बेस्ट तो स्कोर नहीं करूँगी फॉर श्योर, बट मैंने जितना भी पढ़ा है वो मुझे अच्छे से इम्प्लीमेंट करके आना है, ताकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकूँ। बट पेपर के टाइम में ऑफकोर्स थोड़ा सा तुम पैनिक कर जाते हो, सो वही मेरे साथ भी हुआ था, थोड़ा सा ऑफकोर्स पैनिक होता है। तो तुम जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी होती है उतना तुम परफॉर्म नहीं करते हो, सो थोड़ा सा अंडर ही परफॉर्म करते हो। बट जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ थी कि अभी मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हुआ है एंड दिस इज़ द लास्ट अटैम्प्ट, सो प्रेशर लेके नहीं जाना है। सो वो अटैम्प्ट मैंने बिना प्रेशर के दिया था कि अब ये तो फाइनल ही है, तो कोई इशू नहीं है, अब जो भी होगा दैट्स फाइनल, सो जितना आता है उतना अच्छे से लिखना है। सो लास्ट अटैम्प्ट में थोड़ा कम प्रेशर था मेरे ऊपर। दो उल्टा होता है लोगों के साथ, बट मेरे साथ उल्टा था थोड़ा। हाँ, मतलब कि लास्ट के टाइम में थोड़ा चिल माहौल है, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट था और Right. क्योंकि जितना तुम्हें इनपुट देना था उतना सब तुम दे चुकी थी और Right. तुम्हें खुद से अंदर से आ रहा था कि हाँ मैंने दिया, अपना 100% दिया, अब इससे अधिक मैं दे भी नहीं सकती, क्योंकि टाइम बहुत अपन लोगों को मिल गया था। जब सितंबर में हुआ तो टाइम बहुत मिल गया था, तो मतलब कि उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे, उससे अधिक डिले होता फिर कि फ़ायदा ही क्या है। अच्छा, अब अपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए बच्चों को। इसका इस बच्चों ने 20% भी अप्लाई कर लिया अपने आप पे ना, तो उनका इसको काफ़ी अधिक बूस्ट हो रहा होगा। तो थोड़ा लास्ट में समराइज़ कर दो इस चीज़ों को, ठीक है ना, और क्या कहना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो बच्चे लास्ट के 2 मंथ में हैं, प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि सिलेबस कम ख़त्म हुआ है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और टाइम कम मिलता है। अब इन्हें क्या करना चाहिए बता दो बस थोड़ा सा, और थोड़ी हेल्प हो जाएगी उन्हें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिज़ल्ट के बारे में पेपर से पहले नहीं सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा, क्या परसेंटाइल आएगा, कौन सा आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो एंड प्रेशर लेना बंद कर दो। बस ये कि तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उसको तुम्हें अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से यूज़ करना है, ताकि तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट ना हो कि तुम ऐसा कर सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर सकते थे ऐसा नहीं किया। जितना तुम्हारे पास टाइम है उसको तुम सही डायरेक्शन में पॉजिटिवली अपने रिज़ल्ट को इन्हांस करने के लिए यूज़ करो, दैट्स इट। एंड अपने आप को बस टेस्ट करते रहो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, उतना ज़्यादा तुम ध्यान दो। ग्रेजुअली तुम एक बेटर प्लेस पे ज़रूर लैंड अप कर जाओगे, दैट्स फॉर फैक्ट, लाइक वो तो होगा ही, ऐसा है, बस अपने पर बिलीव रखो। अभी तक जितना भी तुमने बताया ना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, जिसने 20% की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छे से फॉलो कर लेना, तो उनका स्कोर काफ़ी अधिक बूस्ट हो सकता है और काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट कि हमारी ऑडियंस को तुमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और कि उनके मतलब कि स्कोर काफ़ी अधिक बूस्ट हो जाएगा। सो माई प्लेजर टू कम हेयर, एंड अगर कुछ भी थोड़ा भी मैं हेल्प कर पाऊँगी तो हाँ, ऑफ कोर्स इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी एज वेल। सो होपफुली तुम सबके टेस्ट अच्छे जाए।